पाकिस्तान का रोल अब खत्म हो गया है इस पूरे मुद्दे में? जो आज ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पाकिस्तान का है वो है रीजनल फ्रेमवर्क बनाना। तो उसके अंदर उसका रोल बहुत बड़ा है, जिसमें कि आप जानती हैं अगस्त 7 को ये एक 3 कंट्रीज ने मिलके मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बनाया था। दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स रीजनल फ्रेमवर्क, मतलब सारी कंट्रीज रीजन के साथ में लेके चलना। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी। प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी, नक्शा देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है हमें ग्राउंड पे सिचुएशन को समझना है जो यहाँ नहीं समझी जा रही। हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को। देखिए अमेरिका आज वो कंट्री है जो कमाता कम है, खर्चा ज्यादा करता है। उसमें कर्जा चढ़ा हुआ है, 40 ट्रिलियन उसका नेशनल डेट है, 32 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है। और अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो रिजर्व करेंसी अमेरिका ये नहीं रहेगी, बिकॉज बाकी सब कंट्रीज जो हैं वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना ना तो फंडिंग कर सकते हैं अमेरिकन बेसिस की, कोई 780 बेसिस है 80 मुल्कों में अराउंड द ग्लोब, अमेरिकन एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो जेडी वांस इस बात को समझ रहे हैं। और आप लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो तरतीब है, जिस तरह से दुनिया चलती आई थी इस जंग से पहले, वो बदल जाएगी और नए उसूल होंगे, नए रूल्स होंगे, नए रेगुलेशंस होंगे। उस बदलती दुनिया का ही एक इशारा है जिसमें आप अमेरिकन एम्पायर के एंड की बात कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को गलत समझा हुआ है। पाकिस्तान वो है जिसने रशिया को शिकस्त दी है। पाकिस्तान वो है जिसने अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी है। पाकिस्तान डर नहीं रहा। पाकिस्तान अपने लिए ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। जो नुकसान है वो इंडिया, इजराइल और अमेरिका को हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन वो बैक पीछे काम कर रहा है। तो बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया है। इन सब में हाथ जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान वो करते हैं जो पाकिस्तान के लिए हो, हम वो करते हैं जो अमेरिका के लिए हो। हमारा मोदी जी जो है वो अमेरिका के काम कर रहे हैं। आइए परवीन साहनी जी की ये ज़बरदस्त वीडियो देखिए, अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक देखिए, हमें बताइए कि आपको कौन सी बात इसमें अच्छी लगी है और सच्ची लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो हमें ये समझनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इम्पोर्टेंट है पेट्रो डॉलर के लिए, अमेरिकन्स के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो एक ये सोशल मीडिया पे दिखाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाउ इज़ अमेरिकन टेरिटरी, उसको डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने। तो दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा है कि जो ओमान है उस पर हम बम बरसाएंगे, जो आपने बात बोली है। तो हुआ ये है कि ओमान और ईरान के बीच में तकरीबन तय हो गया है कि किस तरीके से शिप्स जाएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या टैरिफ लिया जाएगा। तो जो मोटी मोटी बात है वो ये पता चली है कि टोल लिया जाएगा करीबन 7% ऑन द कार्गो वैल्यू। और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है इस टोल लेने से अगर नॉर्मल खुल जाए रास्ता, जब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो ईरान एनुअली $100 बिलियन यहाँ से कमा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अंदर भी जहाज जाएंगे, बाहर भी आएंगे, वो सब ईरान के रास्ते से आएंगे, नॉर्दर्न रूट से ही आएंगे, ये तय हो गया है। तो अब ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि मैं यहाँ मतलब आयल बॉम्ब ओमान। दो खास बातें जो वो बोल रहे हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारी टेरिटरी है। दूसरी ये भी एक लीक हुई थी खबर, जो उन्होंने खुद ही बोली थी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क रैली में, कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद एक रिपब्लिकन लॉ मेकर हैं, जो फॉर्मर लॉ मेकर हैं, जिनका नाम है मैजोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने ये बताया है कि हाँ अंदर बातचीत चल रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी। तो अब कुछ एनालिस्ट भी इस पे बात कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे कि क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। अगर करेंगे तो हॉर्मुज पे ही करेंगे। सी छोटी बात, द मुख्तर बात ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आज कोई मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अमेरिका इस्तेमाल करेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, अब उन्होंने ये कह दिया है कि अब मैं बातचीत ईरान से नहीं करूंगा।
और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर। तो ये सब जो है खोखली बातें हैं सारी की सारी, इनमें कोई दम नहीं है। सिर्फ जो बात समझने वाली है वो न्यूक्लियर वेपन की है, तो उसमें उनकी बातचीत हुई है, यहाँ पर बात फंसी हुई है। प्रवीण सानी जी, यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया में भी कि क्या पाकिस्तान का रोल अब ख़त्म हो गया है इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि जो 60 दिन की ये जो पूरी पीस डील थी, ये इसमें मीडिएटर पाकिस्तान था और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसको और 60 दिनों के लिए या पूरे साल भर के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो ये जो बॉम्ब करने की बात है ओमान को, या न्यूक्लियर अटैक करने की बात है ईरान के ऊपर, हॉर्मुज़ पे ही आप कह रहे हैं किया जाएगा, इसके तो बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। लेकिन दोनों बातें आप साथ साथ कह रहे हैं कि इधर अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बॉम्ब करेंगे और न्यूक्लियर हथियार हम अगर इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन ऑप्शन नहीं है। देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा, न्यूक्लियर वेपन ये कह रहे हैं, ये पता चला है कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई है। ये सिग्निफिकेंट बात है। जहाँ तक बॉम्ब करने का सवाल है, देखिए ओमान का और अमेरिका का बहुत गहरा रिश्ता है, हर मामले में, ट्रेड में भी है, हर चीज़ में है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहरीन में जो इनकी नेवल बेस थी, जो नेवल 5th फ्लीट का लॉजिस्टिक सेंटर था, वहाँ वो नंबर 1 था। उसके बाद ओमान में था। ओमान में भी इनके बहुत सारे नेवल एसेट्स हैं, जहाँ पर कि उनके जहाज अमेरिका के आ सकते थे। वहाँ कुछ उनको फ्यूल चाहिए, रिकवरी चाहिए, वो सब हो सकता था, वो भी ईरानियंस ने ख़त्म कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ये समझ में आ रहा है कि वो हॉर्मुज़ में कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक धमकी दी जा रही है ओमान को, क्योंकि ओमान जो है उसने अग्रीमेंट कर लिया है ईरान के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो उसको धमकी दी जा रही है कि आप वो एग्रीमेंट ना करें। और जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन की बात है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म हुआ है कि बातचीत हो रही है उनके स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, जहाँ पर वॉर प्लानिंग हो रही है। क्योंकि सवाल ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, कन्वेंशनल लड़ाई के ऑप्शंस नहीं हैं। आज अमेरिका के पास एक कन्वेंशनल लड़ाई होती है, एक होता है इस्तेमाल करना न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन पे पता चल रहा है कि बातचीत हो रही है। सिचुएशन ये है, मतलब हॉर्मुज़ हर तरीके से ईरान के कब्जे में है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन यहाँ मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ है प्रवीण सानी जी, क्योंकि वो लोग भी जो हमदर्दी रखते हैं ईरान से और समझते हैं कि ईरान का अपना अधिकार है अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई समंदर पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता और एक तरह के एक ऐसे बीच के रास्ते तक पहुंचना होगा जहां एक कंसिडरेबल कंट्रोल ईरान का भी रहे, लेकिन बाकी जो आसपास के इलाके हैं, और ख़ासकर चूँकि ये इतना महत्वपूर्ण पैसेज है, ये एनर्जी के लिए पूरे दुनिया की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा है, यहाँ से गुजरता है। ईरान को कहीं ना कहीं टोटल कंट्रोल नहीं मिल सकता, 100% कंट्रोल नहीं मिल सकता। उसको किसी एक ऐसे अग्रीमेंट पे पहुंचना होगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। कम से कम वहाँ पहुंचना होगा जहाँ ये जंग से पहले था मौजूद वहाँ। तो वो एक यथास्थिति, स्टेटस को नहीं बन सकता जो जंग से पहले था। जी नहीं, वो नहीं बन सकता है। जो जंग से पहले की हालत थी, अब वो जंग के बाद नहीं हो सकती। और ईरान ने ये बार बार कहा है कि हम रीजनल कंट्रीज़ को साथ लेके चलना चाहते हैं। जो 2 कोस्टल कंट्रीज़ हैं, कोस्टल कंट्री का मतलब है जो बिल्कुल कोस्ट पे हैं, जो कि ईरान है और ओमान है, उन दोनों की मिलके बातचीत हुई है, जिसमें ये तय हुआ है कि ये रास्ता होगा, इतना हम टैरिफ उस पर लगाएंगे। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी लिटरल कंट्रीज़ हैं, मतलब और जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ स्टेट्स जो कि इस्तेमाल कर रही हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, उनसे हम सलाह लेंगे, इंटरनेशनल लॉ देखेंगे, उसके बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि हम इस तरीके से करेंगे। तो फ्री होना और जैसे वो पहले था, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो दैट इज़ आउट। यहाँ पर आप सबसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपने अभी तक जो वीडियो देखी है, इस बारे में आपका क्या राय है, राय कमेंट में लिखिए।
और ये वीडियो जो है दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमें बताइए परवीन साहनी जी जिस तरह बात कर रही है ये सही कह रही है? पाकिस्तान इतना ताकतवर है, ईरान और मिडल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये परवीन साहनी जी की जो तज्जिया है इसमें बिल्कुल सच है या नहीं? कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से पूरा जो एक ग्लोबल एक कंसेंसस जो बन रहा है वो ये है कि ईरान को थोड़ा बहुत अपने में रियायत बरतनी चाहिए, इस तरह से तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जिन पेट्रो डॉलर्स का आप जिक्र कर रहे हैं मैं अभी वो समझूंगी भी, लेकिन ये बताइए कि अगर हॉर्मुज़ जैसा है वैसा रहता है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार हॉस्टाइल एक अपने वर्जन में रहेंगे, कभी बोलेंगे ओमान को बोला इन्होंने कि अगर रास्ते में आया हॉर्मुज़ के तो हम उस पर बम बरसाएंगे, ऐसा नहीं बोला कि यूं ही बम बरसाने हैं। तो ये तो फिर ये पूरा हॉस्टिलिटी और ये असुरक्षा की भावना और जंग के माहौल में पूरी दुनिया रहेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी तो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे नहीं हट रहे हैं और वो ये गीदड़ भपकियां देते रहते हैं, मैं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करूंगा। देखिए, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना कोई आसान चीज़ नहीं है। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं आज। तो ये कोई बात 1945 की तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और जहाँ तक जेडी वैंस है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है कि अमेरिका को अब जो उसकी रिजर्व करेंसी है डॉलर, वो अब नहीं रहेगी। इसका मतलब ही इज एडजस्टिंग टू द रियलिटी दैट पेट्रो डॉलर्स विल बी ओवर, कि पेट्रो डॉलर्स नहीं होंगे। जेडी वैंस का स्टेटमेंट आ गया इसके ऊपर कि अमेरिका जो एक चीप तरीके से, सस्ते तरीके से जी रहा था, डेट के ऊपर जी रहा था, पेट्रो डॉलर्स के कारण जी रहा था, वो नहीं हो पाएगा और अमेरिका जो है वो अमेरिका का डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। इन अदर वर्ड्स, वाइस प्रेसिडेंट अलग तरीके से सोच रहा है, प्रेसिडेंट अलग तरीके से बोल रहा है। वहाँ पे इस समय ये हालत हो रखी है। जी हाँ, और इस दौरान जो पाकिस्तानी प्रेस छाप रहा है वो ये कि पाकिस्तान फिर से एक कोई नया मुआहदा इन लोगों के सामने रखेगा, क्योंकि सवाल ये भी हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पूरा किस्सा है ये सिर्फ अमेरिका की परेशानी नहीं है, ये तो पूरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही है। इधर आप देखिए कि कुवैत का बुरा हाल हो रहा है, यूएई के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो ईरान के दोस्त हैं उससे अच्छे संबंध रखेंगे उनको वो साथ लेके चलेगा, और बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, जिनसे बहुत बेहतरीन संबंध नहीं है उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पाकिस्तानी प्रेस कह रहा है कि पाकिस्तान फिर से मीडिएट करके कोई नई डील ला सकता है सामने। देखिए, इसमें दो अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का रोल ख़त्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान का रोल बढ़ गया है। देखिए, पाकिस्तान दो काम कर रहा है, एक मीडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। मीडिएशन मतलब मैसेजेस शायद आज भी पास हो रहे होंगे, पर डायरेक्ट कोई टॉक नहीं हो रही है। ऑल्दो ईरानियंस आर क्लियरली सेइंग कि हम कोई मैसेज भी पास नहीं कर रहे हैं, पर मीडिएशन एक काम है। जो आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पाकिस्तान का है वो है रीजनल फ्रेमवर्क बनाना। तो उसके अंदर उसका रोल बहुत बड़ा है, जिसमें कि आप जानती हैं अगस्त 7 को ये एक 3 कंट्रीज़ ने मिलके मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बनाया था। दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स रीजनल फ्रेमवर्क, मतलब सारी कंट्रीज रीजन के साथ में लेके चलना। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है इन सबको लाने में टुगेदर। जहाँ तक सवाल है कुवैत का, बहरीन का, देखिए ये धीरे धीरे करके इनकी समझ में आएगा कि अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो यहाँ से हट रही हैं। जैसे मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज ये हालत है कि जीसीसी कंट्रीज से खुद अमेरिकन अब सोच रहे हैं कि हमें वहाँ से अपनी फ़ौजें पर्शियन गल्फ से हटा के थोड़ी दूर ले जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्याल था मैं फ़ौजों को वहाँ से हटा दूंगा, वहाँ रीजनल फ्रेमवर्क बनने दो। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद वेलकम किया है जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को। ही हैज सेड दैट दिस इज़ अ गुड थिंग। वो अपनी सिक्योरिटी का खुद अरेंजमेंट कर रहे हैं। बट प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात पे सोच रहे थे कि अगर हरमोज हमारे कब्जे में हो जाए, इसीलिए उन्होंने कह दिया हरमोज हमारी टेरिटरी हो गई, तो ये होगा कि जीसीसी कंट्रीज सोचेंगी कि देखिए सिक्योरिटी तो हमें मिल ही रही है, क्योंकि हरमोज जहाँ से 20% ऑयल और गैस जाता है दुनिया का,
वो अमेरिका के कब्जे में है, जो नहीं है। तो इस तरीके से वो पेट्रो डॉलर को कायम रखना चाहते थे, गल्फ से, पर्शियन गल्फ से दूर अपनी फौजों को ले जाके। पर जेडी वैंस ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, क्योंकि जेडी वैंस की बात समझ में आ रही है कि हम हरमोज को नहीं ले सकते ईरान से। इसलिए जेडी वैंस टुडे इज सेइंग कि अमेरिकन डॉलर will no longer be the reserve currency of the world, which means that he is accepting the reality that the petrodollars will end. कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। और क्या मतलब होगा इसका क्या मतलब होगा? पेट्रो डॉलर का खत्म हो जाने का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, देखिए पेट्रो डॉलर एक डील थी जो 1974 में करी थी। अमेरिका ने पहले सऊदीज के साथ करी थी। डील ये थी कि सऊदीज अपना तेल, अपना ऑयल जो है वो यूएस डॉलर में बेचें और उसके बदले में अमेरिकन सिक्योरिटी देंगे उनको। तो उसके बाद फिर ये डील बाकी जीसीसी कंट्रीज ने भी ले ली, फिर ओपेक ने भी ले ली। तो हो क्या रहा था अभी तक, 74 से लेके आज तक, जब तक ये लड़ाई शुरू नहीं हुई, कि सारी जो ये कंट्रीज हैं जीसीसी की, ये अपना तेल, अपना ऑयल, अपना और पेट्रोल जो भी डेरिवेटिव्स है वो सब डॉलर में बेच रहे थे। अगर आपको डॉलर में खरीदना है, बाकी मुल्क जो है, चाइना है, इंडिया है और जितने साउथ कोरिया है, जापान है, उनको खरीदना है तो उनको डॉलर चाहिए। तो डॉलर अमेरिका क्या कर रहा था, अपने डॉलर छाप रहा था। अमेरिका डॉलर छाप रहा था, अमेरिका का डेट वो ये सब कंट्रीज खरीद रही थी, उनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स अमेरिका के। अगर पेट्रो डॉलर बंद हो जाएगा, अगर कल ये जीसीसी कंट्रीज सोचेंगे कि हमें जब सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा अमेरिका, जो हरमोज है वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, वो ईरान के कंट्रोल में है, तो वो लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू कर देंगे। वो स्विफ्ट के थ्रू क्यों जाएंगे? लोकल करेंसी में अगर करेंगे तो जो अमेरिका का डेट आज है जो $40 ट्रिलियन है, देखिए अमेरिका आज वो कंट्री है जो कमाता कम है, खर्चा ज़्यादा करता है, उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है। 40 ट्रिलियन उसका नेशनल डेट है, 32 ट्रिलियन उसकी जीडीपी है। और अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो रिजर्व करेंसी अमेरिका ये नहीं रहेगी, बिकॉज बाकी सब कंट्रीज जो हैं वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना ना तो फंडिंग कर सकते हैं अमेरिकन बेसिस की, कोई 780 बेसिस है 80 मुल्कों में अराउंड द ग्लोब, अमेरिकन एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो जेडी वैंस इस बात को समझ रहे हैं, पर ट्रंप इसको मान नहीं रहे हैं। मेरा ख्याल ये है, देखिए 3 नवंबर को अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अंदर जो ये माना जा रहा है कि काफ़ी रिपब्लिकन्स भी जो हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ करेंगे, मतलब दे विल फेवर दैट, एंड द मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, सेनेट एंड द हाउस, दैट विल बी अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। वो जो होगी डेमोक्रेटिक होगी, ये माना जा रहा है। तो उसके लिए फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं बहुत सारी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो एक माहौल सा बना रहे हैं। ही इज रनिंग अ नैरेटिव बेसिकली, बिकॉज ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ये हमारी टेरिटरी है। आपकी टेरिटरी कहाँ से है? वो तो ईरान की टेरिटरी है। तो ये सब नैरेटिव धोखेबाजी चल रही है और कुछ नहीं है। ग्राउंड पे एक अलग कहानी है जो शायद जेडी वैंस अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो आप सबने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, आपका क्या राय है? परवीन साहनी जी हमेशा वो तज्ज़िया करते हैं जो न पाकिस्तान के कोई सहाफ़ी या तज्ज़ियाकार कर सकते हैं और ना हिंदुस्तान के, क्योंकि ये हिंदुस्तान में बैठकर सच बोलते हैं और सच बोलने वालों के लिए बहुत बड़े बड़े सज़ाएं होते हैं। उसी डर से लोग सच नहीं बोल सकते। परवीन साहनी जी इस रीजन को देखकर जो ख़ुद ये आर्मी में रह चुका है, तो उन सब का उसे पता है जंगों में क्या होता है, किस तरह स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बनते हैं और किस तरह लोग अपने लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। दो ममालिकों के ताल्लुकात जो है वो किस तरह चलते हैं और दुश्मनी जो है दो ममालिकों के वो किस तरह बर्बादी लाते हैं, ये सब
परवीन साहनी जी ने अपने आंखों से अपनी ज़िंदगी में देखी है। परवीन साहनी जी समझते हैं कि इस रीजन में हमें एक होकर मतलब एक दूसरे से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। जंगों से तब्दीली तो आ सकती है लेकिन वो तब्दीली खैर की नहीं होती। तो परवीन साहनी जी के साथ मैं मुत्तफ़िक़ हो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान हो, चाइना हो या किसी अफ़गानिस्तान हो या किसी भी इस रीजन का जो मुल्क है, उसे यूरोपियन कंट्रीज़ को देखकर अपने फ़ैसले करनी चाहिए। क्योंकि पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम जो है वो हमने नहीं लड़ी है, लेकिन हमें उसका जो तपश है वो ज़रूर महसूस हुआ था, लेकिन लड़ी वो यूरोपियन ने है। आज यूरोपियन को देखो, यूरोपियन किस तरह एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ डिफेंस में भी इकट्ठे हैं। नेटो उनका एक बहुत बड़ा अलायंस है। वो रशिया से दुश्मनी करते हैं तो सब मिलकर करते हैं। वो अगर चाइना पर पाबंदी लगाते हैं तो सब मिलकर पाबंदी लगाते हैं। वो ईरान पर पाबंदियाँ सब मिलकर लगाते हैं। तो यही यूरोपियन ममालिक जो है आज दुनिया में जन्नत जैसी ज़िंदगी जो गुजार रही है वो अमन की वजह से। उन्होंने अमन कायम किया अपने मुल्क में कारोबार लाया, खुशहाली लाई, पैसा लाया। हम वही यूरोपियनों ने हमारे दरमियान तक़सीम किया। हम उस तक़सीम को तक़सीम दर तक़सीम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़मीनें हड़पने की कोशिश कर रही है, दावे कर रही है। अभी तक हम उन्हीं यूरोपियन जो हमें तक़सीम करके गए थे और एक ऐसे पॉइंट्स हमारे लिए छोड़ दिए हैं जिसके लिए, उस गोल के लिए हम अभी तक लड़ रहे हैं। तो वो यूरोपियन तो ख़ुद खुशी से जी रही है, लेकिन हम अभी तक हमने वो खुशी नहीं देखी। हमने कितने जंगें लड़ी है इन एक सदी के अंदर, उतना किसी और ने नहीं लड़ी होगी जितने पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने लड़ी है। दूसरी बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर्स है वो अंग्रेज़ों ने बनाई है। उन बॉर्डर्स में ऐसे तक़सीम किए हैं, ऐसे गलत तक़सीम किए हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये तक़सीम जो है इस रीजन के लिए ठीक नहीं है। उनसे जो फसादात पैदा हुए हैं, उनसे जो मसाइल पैदा हुए हैं, आज हम भुगत रही है, हमारे बुज़ुर्गों ने भुगते हैं और आने वाले नस्लें जो है वो भुगतेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम लड़कर अपना मुस्तक़बिल बनाएंगे। लड़ाई से हम एक दूसरे पर कब्ज़ा कर सकते हैं ज़मीनों पर और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हम खुशहाली नहीं ला सकते। अगर बात पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की जाए तो पाकिस्तान के इस वक्त जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ है वो बहुत बेहतर है। बहुत दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को माना है। जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो फेल हो चुका है। इंडिया ने जो नफ़रत फैलानी थी वो अब फेल हो गई है। अब कोई इंडिया की बात नहीं मानते। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ताकत है, जंग लड़ने की सलाहियत भी है, और जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रही है अब दुनिया को पता चल गया है कि यह सब प्रोपेगेंडा है, इसमें हकीकत का कोई सबूत नहीं है। ये तो बस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश है। तो ये आज की वीडियो थी। अपने राय कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो दबाना मत भूलिए। वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।